बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी डॉलर की कीमत की। नाज़रीन, अमरीकी डॉलर के रुपए पर एक बार फिर से वार जारी है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 178 रुपए की सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.46 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹175.65 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहराज अहमद से। जी शहराज अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में जहां डॉलर महंगा हुआ, वहीं ओपन मार्केट में भी डॉलर में जबरदस्त इजाफा जो है वो देखा गया है। और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 178 रुपए जो है इस वक्त आ चुका है। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन ₹6 महंगा हो चुका है, जबकि मई से अब तक जो है डॉलर की कदर में 23 का इजाफा जो है वो नोट किया जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स बिजनेस से हमारी बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि तलब और रसद का जो फर्क है वो बढ़ जा रहा है, जबकि माशी अशारिये बेहतर ना होने की वजह से रुपया जो है वो अब कमजोर होना शुरू हो चुका है। और गुज़िश्ता एक हफ्ते से डॉलर जो है वो रुपए को आंख दिखा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहराज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर रुपए के मुकाबले में इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कीमत कुछ दिन से दोबारा रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मईशतदान डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा क्यों डॉलर पर लग गए हैं और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नर स्टेट बैंक ने कुछ दिन पहले कहा था और शौकत तरीन ने भी कि हमारे IMF से मामला तय हो गए हैं, तो उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ था। लेकिन ये कि वो तो नहीं तय हुए, खुशखबरी की बात करते रहे, वो आज तक तय नहीं हुए। दूसरी ये तो पिछले महीने सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ ले गए थे और ये कहा था कि जी $3 अरब हम आपको दे देंगे। वो तो हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट था, वो भी पैसा नहीं आया। तो इन दोनों चीजों से बेयकीनी की कैफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस हुकूमत के दौर में 16 रुपए फी डॉलर जो है वो महीने के हिसाब से गिरा है। तो उसकी वजह जो है वो ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को बेइंतहा कम कर दिया, बेइंतहा कम किया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी 13.25% से वो 7 पर ले आए थे। तो उससे ये हुआ कि बैंकों से सस्ते कर्जे मिलने शुरू हो गए, तो लोगों ने गैर जरूरी इम्पोर्ट शुरू कर दी, दरामदात गैर जरूरी जो है वो गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी इम्पोर्टेड। तो जब आप गैर जरूरी इम्पोर्ट्स करेंगे, बरामदात आपकी बढ़ेंगे नहीं। तो ये तो मंतकी नतीजा था, अंधे को भी नजर आ रहा था कि उस गलत फैसले से रुपए की कदर गिरेगी। तो वो और उसके बाद भी रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मुआशरी माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की फिर से उड़ान जारी है। गैर मुल्की ज़र मुबादला $24 अरब से बढ़ जाने के बावजूद रुपये की बेकदरी हुई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बेलगाम ख़रीदारी मालियाती शोबे में ताज़ा तरीन ख़बरों की वजह से आई। डॉलर की कीमत बढ़ने के बायस कर्ज के हुजूम में इजाफे का अंदेशा भी डॉलर का सबब बना। आपको बताएं कि इस हवाले से डॉलर की उड़ान जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। अकराम, बताइएगा, इंटरबैंक में भी डॉलर की उड़ान जारी है, रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले में, वजूहात के सामने आई हैं? जी, बुनियादी वजह तो जो डॉलर की बेलगाम खरीदारी है वो है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि तनाव का माहौल है पाकिस्तान में, सियासी तौर पे भी और मालियाती तौर पे भी। वो इसलिए कि IMF ने जो कर्जे की नई किस्त देनी है उसमें एक बुनियादी शर्त जो है उस पे पाकिस्तान जो वायलेट कर चुका है उसकी वजह से रुक गई है। पाकिस्तान ने स्टेट बैंक का जो कंट्रोल है महंगाई को रोकने का, उसको खत्म करने के लिए एक बिल आया है। उस कंट्रोल को खत्म करने की वजह से स्टेट बैंक का जो इख्तियार है वो कम हो जाएगा। IMF इसको नहीं मानता। IMF कहता है कि आपका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर है जिसकी वजह से आपको कर्जा मिल रहा है उसमें ये शर्त शामिल है कि स्टेट बैंक आजाद होगा। आप स्टेट बैंक को जो रुपए की कदर है उसको रोकने और उसको मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप कर्जों पर सूद की शरह को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा आप इस बिल को न लाएं। पाकिस्तान इस बिल पर अड़ा हुआ है कि ये बिल जो है पास होने दिया जाए ताकि पाकिस्तान में महंगाई कम हो, क्योंकि हुकूमत की बुरी तरह दुर्गत बन रही है।
इन खबरों की वजह से भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मालियाती बहरान जो है वो सामने खड़ा हुआ है। जो खरीदार हैं वो इसको इसलिए खरीद रहे हैं कि इससे ज्यादा मुनाफा और इससे ज्यादा महफूज कारोबार और कोई नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इकराम होती है, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ में मनफी रुझान नजर आया। कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स की कमी हो गई। स्टॉक इंडेक्स 45,964 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ में मनफी रुझान नजर आया। कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स की कमी हो गई, जबकि स्टॉक इंडेक्स 45,964 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की 5 ऑयल रिफाइनरीज ने गुज़श्ता 18 साल में 237 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 199 अरब रुपए रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर खर्च किए गए। पेट्रोलियम डिवीजन ने सार्फिन से वसूली और अखराजात की रिपोर्ट काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल कर दी है। इस हवाले से मजीद के तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा ये इतना फ़र्क क्यों है दोनों आदाद शुमार में? जी बिल्कुल, काबीना कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक रिपोर्ट काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल की है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि मुल्क की 5 ऑयल रिफाइनरियों की जानिब से गुज़श्ता 18 सालों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन से डीम ड्यूटी के जरिए से 237 अरब रुपए वसूल किए गए, जिसका मकसद था कि वो रिफाइनरीज में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के मेयार को बेहतर बनाएंगे, लेकिन खर्च सिर्फ 199 अरब रुपए हुए हैं, जिसमें से 4 ऑयल रिफाइनरीज के पास अभी भी 38 अरब रुपए उनके बैंक अकाउंट्स में बदस्तूर मौजूद हैं, जबकि सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी बाइको ने कम रकम वसूल की, जबकि उन्होंने जो खर्च है यानी कि 38 अरब रुपए उन्होंने बाइको ने वसूल किए, जबकि खर्च उससे उन्होंने कहीं ज्यादा किए, तकरीबन 53 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए। बाकी कंपनी ऑयल रिफाइनरीज के अकाउंट में ये रकम बदस्तूर मौजूद है और अब काबीना कमेटी बराए तवानाई सारी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अपनी फैसला करेगी इस रकम ने कैसे खर्च होना है और मुस्तकबिल में ऑयल रिफाइनरीज को मजीद अपग्रेड करने के लिए क्या इनको ये इंसेंटिव दिया जाए या नहीं, इसका अपनी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। जी शुक्रिया आपका सुहेल इकबाल भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अहम खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखकर कहा कि अपोजिशन और हुकूमत को मुश्तरका मफादात की तमाम अहम फैसला साजी पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर को इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुख्तलिफ बिल्स पर कानून साजी के लिए तश्कील दी गई मुतफ़क्का कमेटी के फ़ोरम को बरूए कार लाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त में शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि मुख्तलिफ बिल्स कौमी असम्बली से पास हुए लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हो सके, जिसके लिए कानून साजी के लिए तश्कील दी गई मुतफ़क्का कमेटी के फ़ोरम को बरूए कार लाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात दिन 2 बजे मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की जाएगी। अहम मुलाकात आज दोपहर 2 बजे होगी। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर ही की जाएगी। और इसके अलावा आपको मजीद ये भी बताएं कि इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की जाएगी। पंजाब में डेंगू वायरस की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लाहौर सूबे में डेंगू से मुतासरा सबसे बड़ा शहर है, जबकि डेंगू के इलाज की अद्विया का बहरान भी ख़त्म नहीं हो सका। मजीद बताएंगी लाहौर से हमारी नुमाइंदा सादिया निसा। सादिया, अपडेट कीजिएगा, लाहौर में हस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए क्या सहूलियात है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो कल लाहौर में 283 डेंगू के नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर लाहौर पर डेंगू के वार जारी हैं। किसी भी तरह देखा नहीं जा रहा कि डेंगू के जो मरीज हैं वो उनमें कमी आ रही हो, बल्कि अब तो हलाकतें भी रोज़ की रोज़ हो रही हैं। इस वक्त लाहौर के जो सरकारी आदादोशुमार है उसके मुताबिक लाहौर के हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं उन पर 1357 डेंगू के मरीज मौजूद हैं। मैं इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और डेंगू काउंटर पर देखा जा रहा है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो मसला देखा जा रहा है वो ये देखा गया है
कि जब वो प्राइवेटली टेस्ट करवाते हैं तो उनके प्लेटलेट्स अच्छे खासे कम आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है उसमें आता है कि आप नॉर्मल हैं, आप जाएं, और डॉक्टर्स उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। तो शहरियों को यहाँ दाखिल होने की भी परेशानी है। अद्वियात जो है वो सिर्फ लिख कर दे दी जाती हैं, उन्हें अद्वियात मिलती नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि आप ये दवाइयाँ बाहर से खरीदें। तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल का हाल है। शहरी यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर इलाज नहीं करवा रहे और कुछ जो मजबूर हैं वो फिर भी इंतजार करने पर मजबूर है। तो शहर के इस वक्त अस्पतालों में डेंगू के मरीज एक तरफ से बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब उनके लिए सहूलियात नाकाफी हैं। जी सादिया, आप अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद में डेंगू के केस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में डेंगू बुखार के 5 नए मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा फैसलाबाद आसिफ सिद्धू। आसिफ सिद्धू, बताइएगा फैसलाबाद में डेंगू वायरस की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद में डेंगू के कुल मरीज़ों की तादाद 270 तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। इधर जो अलाइड हॉस्पिटल है यहाँ पर अब तक 15 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि DHQ अस्पताल में 20 डेंगू के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के ख़त्मे के लिए कोई बेहतर इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ डेंगू के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में स्प्रे करवाने का अमल शुरू किया गया है, लेकिन ये जुज़वी तौर पर हो रहा है। इस पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके इलाकों में भरपूर तरह से इंसदाद डेंगू के इक़दाम नहीं हो रहे। साथ ही साथ जो डेंगू के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बुनियादी दवाई पेनाडोल टैबलेट्स हैं, वो नहीं शहर में मिल रही। तमाम इसकी वजह से मरीज़ बहुत परेशान है। उनका कहना है कि मार्केट में पेनाडोल और पैरासीटामोल की जो अद्वियात हैं इनकी सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। जी आसिफ सिद्धू, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से ताहाल शहर में मच्छर मार स्प्रे भी शुरू नहीं किया जा सका। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, मुल्तान की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ पर स्प्रे नहीं हो सका अभी तक? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में डेंगू जो है वो सर उठाने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक 7 जो नए मरीज़ है वो निश्तर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दूसरे शहरों की बताई जा रही है, लेकिन मुल्तान का उनमें कोई शामिल नहीं है। अगर निश्तर हॉस्पिटल की बात की जाए तो निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त 31 मरीज़ ज़ेरे इलाज है, जिनमें डेंगू की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 2 मरीज़ों की जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। 2 वार्ड्स डेंगू के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 50 से ज़ायद जो बेड्स हैं वो लगाए गए हैं। इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में 31 मरीज़ ज़ेरे इलाज है जो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला है। दूसरी जानब अगर शहर भर में बात की जाए तो शहर भर में महकमा सेहत की जानिब से अभी तक किसी किस्म के डेंगू को रोकने के लिए इंतजाम नहीं किए गए, ना ही जो डेंगू मार स्प्रे है वो की जा रही, जिसकी वजह से डेंगू जो है वो फैलने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका आसिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 157 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 8,977 हो गई है। पेशावर में मजीद 119 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, बताइएगा किस शहर में सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के वार जो है वो जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 157 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 8,977 जो मजमूई तौर पर मरीज़ है वो मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ अस्पताल है छोटे बड़े, वहाँ पर 102 मरीज़ भी ज़ेर इलाज है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 117 नए मरीज़ जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त पेशावर समेत सूबे के 5 अजला डेंगू वायरस के शदीद लपेट में हैं, और जो हमारी बात हुई शहरियों से उनका यही कहना था कि हिफाजती स्प्रे नहीं हुआ। इसके साथ साथ अस्पतालों में बेड्स का बड़ा मसला है। यही वजह है कि वो अब घरों पर ही इलाज मुआलजे में मसरूफ़ है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 9 अमवात भी रिपोर्ट हुई है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 157 अफराद जो है डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं, जिससे कुल तादाद 8,977 तक जा पहुँची है। जी बरतानवी तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तानी नजरात कारोबारी शख्सियत निसार अफसर के नाम जारी वारंट मनसूख कर दिए हैं। निसार अफसर पर मकानों की मॉर्गेज करवाने के इल्जाम आए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी इदारे नैब ने भी जांच पड़ताल की दरख्वास्त दे रखी थी। खावर राजा की रिपोर्ट देखिए।
برطانوی عدالت نے پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت نثار افضل کو مکانوں کی مورگیج کرانے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے نے پاکستان میں نیب کو نثار افضل کے خلاف جانچ پڑتال کے لیے درخواست دی تھی، جس پر نیب نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری کی پاکستان میں جائیداد کو تحقیقات مکمل ہونے تک ضبط کر لیا تھا۔ اس موقع پر نثار افضل کا کہنا تھا کہ انہوں نے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، اور برطانوی تحقیقاتی ادارے نے نیب کو میری پاکستان کے حوالے سے اثاثوں کی جانچ پڑتال کے لیے درخواست دی، اور برطانوی درخواست دہندہ ادارے نے مجھے باعزت بری کر دیا۔ جی میرا نام نثار احمد افضل ہے، میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور میرے خلاف برمنگھم موگیج فراڈ کے کیسز انگلینڈ میں جو جھوٹ پہ مبنی تھے وہ اس پہ باعزت طریقے سے میں بری ہو چکا ہوں، اور میری التجا ہے اور اسپیشل ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ پلیز یہاں جو نیب والوں نے جو میرے خلاف کوئی بھی کارروائی تھی وہ پلیز ختم کی جائے۔ برطانوی تحقیقاتی ادارے نے مکمل جانچ پڑتال کے بعد نثار افضل کے نام سے جاری وارنٹ بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے مرکزی رہنما علی حیدر نے وفاقی وزیر موسمیات ملک امین اسلم، سینیٹر فیصل جاوید اور ایم این اے ڈاکٹر منزہ حسن کے اعزاز میں مقامی ہوٹل میں پرتکلف عشائیہ دیا، جس میں پی ٹی آئی کے تمام گروپس کے علاوہ کونسل جنرل آف پاکستان زاہد رضا نے بھرپور شرکت کی۔ گلاسگو سے رپورٹ کریں گے شاہد میر۔ گلاسگو میں ان دنوں کوپ 26 کانفرنس اور انٹرا پارلیمنٹ یونین کی وجہ سے پاکستانی سرکاری افسران اور نامور سیاستدانوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی دن رات اپنے محبوب سیاستدانوں کو اب مختلف تقریبات میں مدعو کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک تقریب اور عشائیے کا اہتمام پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما علی حیدر نے مقامی ہوٹل میں کیا، جس میں صوبائی وزیر موسمیات ملک امین اسلم، سینیٹر فیصل جاوید، ایم این اے ڈاکٹر منزہ حسن، کونسل جنرل پاکستان گلاسگو سید زاہد رضا اور پی ٹی آئی کے تمام گروپوں نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک موسمی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کلائمیٹ چینج کانفرنس میں پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئی پی یو نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے 10 بلین درخت لگانے کے منصوبے کو سراہا۔ ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان نے 10 ارب درخت لگانے ہیں، جبکہ 1.5 ارب درخت لگا چکے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مہنگائی ساری دنیا کا مسئلہ ہے، کیا گلاسگو میں مہنگائی نہیں؟ اٹلی میں تو مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا ابھی بھی سستا ترین ملک ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزراء کا کہنا تھا نیب آزاد ہے، سب سے زیادہ ریکوری ہمارے دور میں ہوئی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ احتساب اداروں نے جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیے ہوئے ہیں ان کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے۔ ملک امین اسلم، علی حیدر اور دیگر سماجی و سیاسی رہنماؤں نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو جلد ہی ووٹ کا حق دلوایا جائے گا تاکہ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں الیکشن لڑ سکیں۔ کہ جو مہنگائی پہ آج کا شور شرابہ اپوزیشن کر رہی ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہر چیز کو عمران خان صاحب کنٹرول کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر طریقے سے خان صاحب مینج کر لیں گے۔ ای وی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی کہ ای وی ایم کا رائٹ وہ پاکستانیوں کو لے کے دے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم جو لوگ ٹکٹ لگا کے یہاں سے پاکستان جاتے تھے اور اتنا خرچہ کرتے تھے ایک ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ ووٹ ہم یہاں پہ بیٹھے بٹھائے ڈال سکتے ہیں۔ گلاسگو اس لیے آئے ہیں، ایک تو ان کا انویٹیشن تھا، کچھ آئی پی یو کے گیسٹ تھے، کچھ اسکاٹش گورنمنٹ کے گیسٹ تھے اور کچھ ہاؤس آف کامنس کے گیسٹ تھے۔ سو اس لیے آپ کو یہاں بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینس نظر آئے، کیونکہ آئی پی یو کے تمام سیشنز جو تھے وہ پارلیمنٹیرینس کے ساتھ تھے، چاہے وہ سینٹ سے ہوں چاہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں۔ پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنا انپٹ دیتے ہیں کہ کس طرح لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کیا کیا قوانین بنائے جائیں جن کی وجہ سے کاربن ایمیشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کاپ کے بہت سارے سائیڈ ایونٹس بھی تھے، ان میں بھی مختلف ملکوں سے پارلیمنٹیرین آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے سائڈ لائن پہ ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین ہے جس نے اپنی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تھا، تو اس میں پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹیرین نے شرکت کی۔ جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا وہ آفیشیلی 3 پارلیمنٹیرین پہ مشتمل تھا، جنہوں نے آج اس میں بحث میں بھی حصہ لیا۔ فیصل جاوید صاحب تھے، ڈاکٹر منزہ تھیں اور فیض اللہ
का मौका साहब से बातचीत हुई है, ओवरसीज के जो मसाइल हैं उन पे, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान सच्चे दिल से ऑलवेज ओवरसीज पाकिस्तानी मसाइल के लिए कोशिश, और वो आपको ई वोटिंग का हक मिलेगा और आपके जो और मसाइल हैं वो भी हल होंगे। और स्पेशली एनवायरनमेंट पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है जी। यहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन को बहुत ज्यादा पजीराई मिली है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान उन 2-4 कंट्रीज में से है जो दुनिया में आने वाले जो एनवायरनमेंट के हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश है। हमें जैसे पाकिस्तान से आए तो हमें बड़ी अच्छा लगा हम सबसे मिलके, और पाकिस्तान के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा। और दूसरे मैं शुक्रिया अदा करूँगा अली हैदर साहब का, जिन्होंने पूरी पीटीआई के लोगों को इकट्ठा किया। आखिर में तमाम मेहमानों की तवाज़ो पुरतखल्लुफ खाने से की गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में महंगाई के जिन पे जल्द काबू पा लिया जाएगा, और इसके साथ साथ ओवर पाकिस्तानियों को 10 तारीख के बाद जल्दी वोट का हक भी दिलवाया जाएगा। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महफिल मुशायरे का भी अहतमाम किया गया, जिसमें मकामी शायरा के साथ साथ दीगर शहरों से आने वाली अदबी शख्सियात और शायरा ने भी शायर मशरक को मंजूम कलाम के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। क़ुयूदे शाम व सहर में बसर तो की लेकिन निज़ामे कोहनाए आलम से आशना न हुआ। शायर मशरक हकीमुल उम्मत, मुफक्कर इस्लाम, मुसव्वर पाकिस्तान और मसीहा मिल्लत इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम वलादत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में रवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बर्मिंघम के अल हिजरा स्कूल की लाइब्रेरी में यौम इकबाल के हवाले से खसूसी तकरीब सजाई गई। ये तकरीब इस लिहाज से यादगार थी कि इसमें महफिल मुशायरा का भी अहतमाम किया गया था, जिसमें शोरा हजरात ने अपने अपने अंदाज में शायर मशरक को खराज अकीदत पेश किया। और कोई लाए अबलामा का बयां कैसे, कोई लाए अबलामा का बयां कैसे, एक शगर उठा कल्बे फैसल महमूद। मकामी शोरा के अलावा दीगर इलाकों से आने वाले शोरा कराम ने भी मुफक्किर पाकिस्तान को मंजूम खराज अकीदत पेश करके महफिल की रौनक दुबाला कर दी। हमारे रेडियो अखबार और रसायल तक, हमारे रेडियो अखबार और रसायल तक तेरे कलाम से ही आबे हयात पाते। इस मौके पर शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि शायर मशरक ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की दलदल से निकालने के लिए अपनी शायरी को हथियार बनाया और मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। मुकर्रीन का कहना था कि इकबाल के शेरी असलूब में एक नई नजरियाती लगन और उम्मत मुसलमा का दर्द मिलता है। यही वजह है कि उन्हें पूरे आलम इस्लाम का पसंदीदा शायर होने का भी एजाज हासिल है। फिक्र इकबाल से नौजवानों में उम्मत का शहीन बनने का जज्बा पैदा होता है। इकबाल की शख्सियत, फन, फिक्र और पैगाम के हवाले से पुरमगज गुफ्तगू के बाद शुरा ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि इलामा इकबाल ऐसी शख्सियत थे जिनकी तालीमात की रोशनी में हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की तरबियत अच्छी अंदाज से कर सकते हैं। हज़रत किबला डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब वो थे जो मुफस्सिर कुरान थे अपनी ज़ुबान में, और उन्होंने फ़ारसी में भी कुरान ही का बात की है, और जो उन्होंने पैगाम देना था वो हमारी भलाई के लिए था। शायर मशरक अल्लामा इकबाल साहब के लाइफ पे आई बातें हुई और उन्होंने जो 2 मैसेज दिए हैं बड़े क्लियर और शफाफ थे कि मैंने कोई चीज़ कुरान पाक के बाहर से नहीं लिखी, जो भी मैंने लिखा है वो कुरान पाक की तरफ से लिखा है। आज बर्मिंघम के अंदर भी यहाँ उर्दू फाउंडेशन ने यौम इकबाल मनाया। उसकी मकसद यही है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्री, नज़री, इल्मी और उनकी जो दावत है पूरी इंसानियत के लिए और बिलखसूस पूरी उम्मत को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों के अंदर वो खुदी का जज्बा पैदा करना, उसको उभारा जाए। अल्लामा साहब की जो तालीमात हैं वो बड़ी इनकलाबी हैं और ये जो हमारी नई नस्ल है इसको उससे रूशनाश कराना चाहिए। जितना आप अल्लामा साहब की तालीमात को रूशनाश कराएंगे नौजवान नस्ल में तो उतना ही इसका फल मिलेगा, बल्कि ये उनमें एक जोश और जज्बा पैदा करेगा। उस वक्त इस्तेहकाम नहीं है कि जब तक हम इकबाल के कलाम को आम नहीं करेंगे
नौजवानों को उसका तस्वर शाही नहीं देंगे, तस्वर खुदी नहीं देंगे। ये वक्त की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है कि पाकिस्तान मंजिल नहीं निशानी मंजिल है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के अंदर 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया। तो उस वक्त उन्होंने कश्मीर कमेटी बनाई और इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उम्मत को बेदार करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और उम्मत की बेदारी के हवाले से उन्होंने खुदी पर बड़ा जोर दिया और ये कहा कि उम्मत मुसलमान को अपना रोशन माजी की तरफ जाना चाहिए। मुफक्र पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। वो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी शहजादा चार्ल्स ने बर्किस्टन में नौजवान कारोबारी मालिकान से मुलाकात की और उनसे कारोबार बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर शहजादा चार्ल्स ने जादू के करतब में भी हिस्सा लिया, जिससे वो बेहद मुतासिर हुए। वसीम काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। शहजादा चार्ल्स ने जनूबी लंदन के दौरे के दौरान नौजवान कारोबारी मालकान से मुलाकातें की। इन नौजवान कारोबारी मालकान ने शहजादा चार्ल्स के कायम करदा ट्रस्ट से इमदाद हासिल की थी। इस मौके पर एक कारोबारी शख्स ने, जो कि करतब दिखाने का भी माहिर था, उसने शहजादा चार्ल्स के साथ ज़हन पढ़ने का करतब दिखाया। उस शख्स ने शहजादा चार्ल्स को रंग, नंबर और एक शख्स का नाम सोचने का कहा। उसके बाद उसने एक बंद लिफाफे से कार्ड निकाल कर पेश किया, जिस पर शहजादा चार्ल्स के सोचे गए हिंसे दुरुस्त तौर पर मौजूद थे। कारोबारी शख्स का ये हैरत अंगेज करतब देख कर शहजादा चार्ल्स बहुत खुश हुए। इस मौके पर उन्होंने उसकी तारीफ भी की। शहजादा चार्ल्स ने अपनी वालदा मलका एलिज़ाबेथ की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले शहरियों का शुक्रिया भी अदा किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में जंग अजीम अव्वल में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वेस्ट मिनिस्टर में होने वाली तकरीब में दीगर जंगों में भी मारे जाने वाले फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में हर साल की तरह जंग अजीम अव्वल में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है। यह रवायत जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद से लेकर अब तक जारी है, जिसमें आलमी जंग अव्वल और दीगर जंगों में मारे जाने वाले फौजियों की याद में 2 मिनट की खामोशी के अलावा भी दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। वेस्ट मिनिस्टर के मेमोरियल गार्डन में भी इस हवाले से यादगारी तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डचीज ऑफ कार्निवल बरतानवी शहजादा चार्ल्स की अहलिया कमीला पार्कर ने खसूसी शिरकत की और मरने वाले फौजियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बरतानिया हर साल 11 नवंबर को ये दिन मनाता है। दिन इस मुआहदे की याद में मनाया जाता है, जिसके नतीजे में जंग अजीम अव्वल का इख्तिताम हुआ था। ये आलमी जंग 1914 से शुरू होकर 1918 तक जारी रही थी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। वॉल्सल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद का एहतमाम हाजी मोहम्मद याकूब और उनकी फैमिली ने किया। अहवाल इरफान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। वॉल्सल में होने वाली रूह परवर महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत के बाद नात ख्वां हजरात ने अपने अपने अंदाज में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। से हमें जिसने खुद पार लगाना है, से हमें जिसने खुद पार लगाना है, उन पर कुर्बान ज़माना है। महफिल के मेहमान खुसूसी शेख कमर इलियास मदनी और मारूफ नात ख्वां उस्मान उबैद कादरी थे। महफिल दुरूद पाक के जिक्र से गूंजती रही।
ترجمان خصوصی قمر الیاس مدنی نے اردو اور انگلش میں خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے گا چاہے وہ غیر مسلم ہے تو اس کو اس کا اجر دنیا میں ہی ملے گا، جبکہ اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا آخرت میں بھی ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اس وقت قبول ہوگی جب آپ کا ایمان درست ہوگا، حقائق درست ہوں گے، تب جا کر وہ برکات اور وہ جزا ان کو نصیب ہوگی۔ اگر کوئی مخلوق کوئی اچھا کام کرے تو اس کو جزا تو ملے گی، ایمان والوں کے لیے تو آخرت کی جزا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ لیکن یہاں وہی بات کہ تعظیم اور توقیر حضور علیہ السلام کی اس وقت مقبول ہوگی جب ایمان درست ہوگا، عقائد درست ہوگا۔ آخر میں حاجی محمد یعقوب، ان کی فیملی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ حاضرین کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ عرفان احمد، 92 نیوز، والسل۔